नमस्कार बच्चों, आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास सेट बी को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट ए के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सेट ए के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम सेट बी को हल करेंगे। यदि आपको इस सेट बी की पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको इस गणित के सेट बी की पीडीएफ भेज दूंगा। और यदि आपको पहले पेपर की जिसको नहीं मिली हो पीडीएफ, किसी के पास नहीं हो, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्रश्न लिखेंगे और उनका हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें जरूर करके जाना पेपर में। पहले नंबर का प्रश्न है कि संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों का। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके अलग अलग गुणनखंड कर सकते हैं। 5 में किससे भाग जाएगा? 5 से ही, 5 एकम 5। 10 में किससे भाग जाएगा? 2 से, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो 5 के गुणनखंड क्या हुए? 5 गुणा 1। 10 के गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 5 गुणा 1। दोस्तों एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन गुणनखंड हो। इसमें क्या है? 5, इसमें भी क्या? 5। इसलिए एचसीएफ क्या कहलाएगा? दोनों में एक जैसा क्या है? 5। इसलिए एचसीएफ कहलाएगा आपका 5। और यदि यहीं पे हमसे एलसीएम पूछ लिया होता प्रश्न में तो क्या करते? तो दोस्तों जो दोनों में है उसको एक बार ले लिया, बाकी जो दोनों में नहीं है उसको भी शामिल लिख ले, हम ले लेते हैं, वो एलसीएम कहलाता है। यदि यहाँ पे एलसीएम पूछते तो 5 दूनी 10 एलसीएम हो जाता, और एचसीएफ पूछे चूंकि हमसे इसलिए 5 आंसर हो गया आपका एचसीएफ। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल। शून्य के अल्फा और बीटा, हमें यहाँ पे अल्फा बीटा दिए हुए हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस b/a। और दोस्तों यहीं पे यदि हम देखें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, क्वेश्चन में गुणनफल भी पूछ सकते हैं, c/a। शून्यकों का गुणनफल और यह शून्यकों का योगफल कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, रैखिक समीकरण ax² a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त पूछी हमसे। ये समीकरण है, इसकी क्या पूछी है? कोई हल नहीं होने की शर्त पूछी है। दोस्तों इससे पहले भी हमने पिछले सेट में भी हमने पहले सेट में भी इसकी तीनों कंडीशन पूछी थी। वहां पर हमसे अद्वितीय हल की पूछी थी, यहाँ पर कोई हल की नहीं पूछ ली। तो कोई हल की a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये कोई भी हल की स्थिति है, कोई हल नहीं। एक स्थिति होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये होती है अनंता अनेक हल, अनंतता अनेक हल। और एक स्थिति होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये होती है अद्वितीय हल। ये 3 स्थिति होती हैं, इन तीनों में से एक पेपर में जरूर आता है। या तो ये वाला रूप दे देते हैं तो आपसे ये पूछ लेते हैं, और ये वाला रूप दे देंगे तो ये पूछ लेंगे। ऐसे इसमें से इधर का तो इधर का दे देंगे। एक कोई सा जरूर किसी न किसी सेट में आता है ये। अगला प्रश्न है आपका एपी मतलब समानांतर श्रेणी। कहीं एपी लिखा है तो उसका अर्थ होता है समानांतर श्रेणी। क्या दिया? एपी दिया आपको 1 -1 -3 -5 में सारवांतर निकालना है। दोस्तों सारवांतर होता है दूसरा पद, क्या ये माइनस पहला पद। यदि इनका देखें तो दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, इसलिए जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस ही आएगा। 1 और 1 2, क्या आ गया सारवांतर? -2। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, किसी एक त्रिभुज है उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ऐसी भी दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग क्या होता है? हमेशा AC का वर्ग क्या होता है? AB के वर्ग के बराबर प्लस BC के वर्ग के बराबर। तो 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। तो पहली भुजा के सम्मुख, इसके सम्मुख, ये पहली भुजा इसके सम्मुख का कोण, ये वाला कोण पूछा हमसे। ये वाला कोण कितना होता है पाइथागोरस प्रमेय? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है।
ये स्टेटमेंट के रूप में भी लिखने आ सकती दोस्तों एक नंबर में कि पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट कथन लिखिए। कथन ने आपसे पूछ लिया तो यही लिखना पड़ेगा कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ऐसे लिखा हो जाता है, समकोण मतलब 90 डिग्री। अगला प्रश्न है बिंदुओं A1 (1, B (3, 4) को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं। हमने पिछले सेट में पढ़ा था मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2 और दूसरे y बराबर y1 प्लस y2/2। यहाँ पे मान रख देंगे, पहला x1 x का बिंदु होता है निर्देशांक, दूसरा y का होता है। इन्हीं को x1 y1 दे देंगे तो 1 प्लस माइनस 3/2, इसको करेंगे तो हल करेंगे तो 1 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा -2/2 मतलब -1। और यहाँ देखें यदि x2 कितना है आपका माइनस y1 कितना है माइनस का 2 प्लस 4/2 प्लस के 2/2, 2 से 2 कट गया 1, कितना आ गया x का निर्देशांक आ गया आपका -1, y का निर्देशांक कितना आ गया 1, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1, 1। इस प्रकार से पहले प्रश्न के 6 ही प्रश्न हमने हल कर लिए, ये 6 नंबर के आएंगे। ऐसे ही 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों, आपको 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का। इस प्रकार से 30 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। आपको पास होने के लिए 25 अंक चाहिए और 30 नंबर के विकल्प आ रहे हैं। यदि आप दोस्तों इनको ही अच्छे से कर लो तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हो, और यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है तब भी इन विकल्पों को करना बेहद जरूरी है। अब आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है दोस्तों 3√2, एक खाली स्थान संख्या है। जहां अंडर वाली संख्या लग जाए दोस्तों उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या ही संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो, जहां Q ≠ 0, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जो इस रूप में नहीं है या उन्हें ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। दोस्तों 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये भी आपसे एक नंबर में पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को खाली स्थान कहते हैं। Px दोस्तों क्या बोल रहा है? बहुपद। और Px बराबर 0 क्या होगा दोस्तों? बहुपद और वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण में यही अंतर है कि बहुपद में बराबर कोई ना कोई लिखा जाता है 0 या कुछ भी, और वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण क्या होता है? बराबर 0 लिखा जाता है। बहुपद में कुछ बराबर नहीं होता। ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें क्या लग गया आपका? समीकरण हो जाएगा। बहुपद और समीकरण में यही फर्क होता है। इसमें बराबर 0 लग गया इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा, यहाँ बराबर कुछ नहीं लगा इसलिए क्या कहलाएगा? बहुपद। अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है। मूल कैसे बोल रहे हैं दोस्तों? वास्तविक और समान। जब मूल समान हो गए मतलब विभक्ति कर का मान कितना होगा दोस्तों? 0। पिछले हमने पेपर में पढ़ा पूरा विभक्ति कर की 3 कंडीशन होती हैं कि डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 के बराबर होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा। पहली कंडीशन कहलाती है वास्तविक और असमान मूल। बड़े से मतलब है कि जो विभक्ति कर है d² - 4ac, d² - 4ac, इसका मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक मान आएगा तो, और यदि इसका मान इसके बराबर है तो मतलब 0 ही आए, और छोटा मतलब इसका मान ऋणात्मक आए। तो पहली कंडीशन जब बड़ा आता है तो उसको बोलते हैं हम वास्तविक और असमान। क्या बोलते हैं? वास्तविक और असमान। दूसरी कंडीशन है आपकी बराबर। बराबर की ये कंडीशन दी है आपको कि यदि किसी समीकरण के मूल वास्तविक समान हो तो विभक्ति कर का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। और तीसरी कंडीशन जब 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक आए तो अवास्तविक मूल होते हैं, भिन्न मूल होते हैं। कैसे मूल होते हैं? अवास्तविक मूल कहलाते हैं ये। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी ए। आपको समांतर श्रेणी का मानक रूप दे रहा है यहाँ पे ये कि a + d, a + 2d, a + 3d। a पहला पद, a + d दूसरा पद, a + 2d तीसरा पद, a + 3d चौथा पद, एंड सॉन। और आपसे 10वां पद पूछ रहा है।
तो हमेशा 10वां पद क्या दोस्तों, जो भी पद पूछ रहे हैं आपसे a प्लस डी लिखो, जौन से नंबर का पद पूछ रहा है उससे d में 1 कम लगा दो। 10वां पद पूछ रहे तो d में 9 लगा दो, 10 माइनस 1 9। ऐसे ही यदि 15वां पद पूछते तो a प्लस 14d, जो पद पूछ रहे हैं उसमें d में उस पद में से 1 कम करके d के साथ गुणा कर दो उसका, वो उतना पद कहलाता है। हमसे 10वां पूछा, इस 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। अगला प्रश्न है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु जिनके माप समान नहीं, माप समान होने आवश्यक नहीं, मतलब आकार अकेले समान हो जाए माप समान ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां बोलते हैं। समरूपता की परिभाषा होती है जिनके आकार समान हो और माप असमान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप। आकार और माप समान हो वो सर्वांग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 0,4 कौन से अक्ष पर स्थित है। हमने पिछले उसमें ही पढ़ा था भुज और कोटि भुज और कोटि पढ़ लिया था। यहाँ पे वही पूछ रहा है 0 पहला x अक्ष का होता है, दूसरा y अक्ष का। तो 0 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, किस अक्ष पे दोस्तों, ये y अक्ष कहलाता है, ये x अक्ष कहलाता है। ये लाइन किस पे है, y अक्ष पे। आंसर क्या हो जाएगा, y अक्ष। आप अक्ष बनाकर उन आंकड़ों को दर्शा दिया करो, जिसकी ओर लाइन जाए जहां से मूल बिंदु से, वो उस अक्ष पे कहलाते हैं। यहाँ से इधर जा रहे इधर, इधर कल जाती लाइन तो x अक्ष, जिसकी तरफ लाइन जाए उसको वो वाला अक्ष कहते हैं। इस प्रकार से ये आपके दूसरे रिक्त स्थान संपूर्ण हो गए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है सही जोड़ी। सही जोड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है, 3 त्रिकोणमिति से आते हैं। यदि आपको ये करना है अच्छे से तो प्ले लिस्ट में जाके मैंने त्रिकोणमिति पूरी पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ जाकर आप मेरी सभी वीडियो को देख लें, जिससे आपकी त्रिकोणमिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे उसमें से। पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये सर्वसमीका है जिसे मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, मेरे प्ले लिस्ट में आपको ये पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 2 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, एक होता है 1/tan थीटा, क्योंकि ये ओटी में दिया, आंसर ये हो जाएगा। यदि ये नहीं दिया होता तो ये दिया होता कि cos थीटा बटे sin थीटा, ये भी इसी का होता है। दोनों में से कोई सा मिल जाता है आपको। अगला प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों सर्वसमीका मैंने फॉर्मूले पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, मेरे प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो को जाके वहाँ से आप इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें 2 से भाग दे दो तो अर्धवृत्त का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पाई आर और मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा पूछ सकते हैं पेपर में, ये 0,0 इस प्रकार से लिखा जाता है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांकों को दोस्तों हमेशा कोष्टक के रूप में ऐसे ही लिखा जाता है, 0,0 कोष्टक लगा के। इस प्रकार से ये 6 नंबर की आपको क्या आएंगे, जोड़ी आएंगी। ये बेहद सरल है, इनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला है आपका सत्यासत्य। सत्यासत्य में पहला आता है थेल्स प्रमेय का कथन। थेल्स प्रमेय का कथन दोस्तों ये 1 नंबर, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको या तो थेल्स प्रमेय का कथन लिखने जाएगा या पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखने को जाएगा। थेल्स प्रमेय कथन क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं, एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हमने एक अन्य भुजा खींच दी, अन्य 2 भुजाओं को, एक ये त्रिभुज है आपका ABC, इसको अन्य 2 भुजाएं आपकी AB और AC को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये आपकी थेल्स प्रमेय दोस्तों, ठीक है, ये आपसे बिल्कुल 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, इसकी छाया, छाया कहाँ तक पड़ती है, यहाँ तक पड़ रही होगी, छाया 10√3 मीटर है। कितनी है छाया, यहाँ से इसकी छाया ये आ गई यहाँ तक 10√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ से अब हम इसको देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हमसे पूछ लिया दोस्तों, क्या पूछ लिया, उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण निकालना है, हमें ये दोनों दूरी दी हैं। इसमें देखना हमें एक लाल बटे कक्का पढ़ा था हमने। अब इसमें हमें क्या क्या दिया वो देखते हैं हम। जो दिया है 2 मान वो वाली कंडीशन लगाते हैं। ये क्या होता है, कर्ण होता है दोस्तों। ये क्या होता है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इस कोण के सामने वाली हो जाए ये लंब, और अन्य की ये 90 डिग्री कहलाता है आधार। हमें लंब दिया, कर्ण दिया। लंब कर्ण मतलब ये वाले मान दिए हैं। पहला मान किसका होता है दोस्तों, साइन का होता है। दूसरा किसका होता है, कॉस का, और तीसरा टेन का। तीनों में से हमें जो मान दिए हैं वो वाला कोण हम ले लेते हैं। साइन ले लिया हमने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब है 10 बटे कर्ण कितना, 10√3। 10 से 10 करके कितना हो जाए, 1√3। 1√3 दोस्तों किसका मान होता है, साइन में। यदि हम देखें तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1√3। साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हमसे यही कोण पूछा था। ये कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर में भी आ सकता है, और आपका ये 1 नंबर में जरूर आता है ऐसे एक क्वेश्चन। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 की विभक्तिकर का सूत्र लिखिए। विभक्तिकर का सूत्र d बराबर b² - 4ac होता है। अगला क्वेश्चन, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये वृत्त है तो ये छेदक रेखा कितने बिंदु, एक यहाँ और एक यहाँ, तो लिख देंगे 2 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h। दोस्तों ये मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पहले लिस्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल में जाके आप मेरी इससे संबंधित पूरी वीडियो देख के आप 4 अंक का भी इससे संबंधित एक प्रश्न आता है वो भी हल कर सकते हैं, और 1-1 नंबर की मैंने इसमें पूरे प्रश्न करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ जरूर जाके इनको देख लें अच्छे से। अगला प्रश्न है 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य। क्या पूछा हमसे, समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है इन सभी का योग 3 + 3 + 4 + 5 + 5 बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, 5। इन सभी को जोड़ दिया हमने, कितना आ रहा है, 3 3 6, 6 4 10 और 10 20, 20 बटे 5 से भाग दिया, 5 चौको 20। ये 4 क्या आ गया, समांतर माध्य। दोस्तों यदि हम ऐसे भी देखें समांतर माध्य हमेशा क्या होती है, ये भी निकालने की जरूरत नहीं, बीच की संख्या होती है। 2 इधर हैं 2 इधर हैं, बीच में क्या आपका 4, तो समांतर माध्य क्या होती है, बीच की संख्या होती है। तो 4 ये अपने आप यहाँ पे आ जाता, हम देख के भी समझ जाते इसका समांतर माध्य कितना है, 4 है। अगला प्रश्न है, ये पूरा हो गया। अब आते हैं सत्यासत्य। 5वें नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न सत्यासत्य। ये भी आपके 6 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से देख लेना और अच्छे से कर लेना। यदि ABC A, B, C AP में है तब B बराबर A + C बटे 2। तो दोस्तों वही समांतर माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ो और बीच का मान निकाल लेते हैं। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, पहला प्लस तीसरा बटे 2। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। निश्चित की 1, असंभव घटना की 0। अगला प्रश्न है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है। दोस्तों गलत है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr² होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। किसी वृत्त में ये तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितनी भी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 < P < 1। तो दोस्तों पिछले में भी हमने बताया था P का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। ये घटना क्या हो गई, सत्य है ये। अगला प्रश्न है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अपनमन कोण बनाती है। यही तो दोस्तों हमें समझना है, शब्दों को पकड़ना है। जब हम नीचे से क्षैतिज तल या नीचे से ऊपर की ओर देखने की बात कर रहे हैं तो अपनमन नहीं, उन्नयन कोण होगा। ऊपर से जब नीचे की ओर देखने की बात करें तब अपनमन कोण होता है। दोनों चीज़ों में समझ लेना दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और वस्तु रेखा के बीच का कोण
जैसे कि मान के चलो ये समतल है, ये वस्तु है, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा है, ये वस्तु रेखा है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। और जब यहाँ खड़े हैं हम, ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ वस्तु है, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, तो ये वाला कोण क्या कहलाता है? ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण कहलाता है। यही अंतर है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हल कर लिए सेट बी के। अगली वीडियो हम सेट सी को लेके आएंगे। इससे पहले दोस्तों आप इन सभी को देख लें, और पहले सेट ए की वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी मेरी अच्छे से देख लेना पूरी वीडियो को। 30 अंक की बात है दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।